नमस्कार दोस्तों, क से कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी लेखिका मनु भंडारी की सयानी बुआ है। सयानी बुआ एक ऐसा करैक्टर है जो कि बहुत ही अनुशासित जीवन जीती है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपने घर को, अपने बच्चे और अपने पति को संभालती है और उनका अनुशासन बहुत ही कड़ा रहता है। और लेखिका को उनके घर में जाने का मौका मिलता है और वो देखती है कि वहाँ पर कैसे वो अपने आप को संभालती है उस अनुशासन वाले जीवन में, जहाँ की हर चीज़, कोई भी चीज़ टूटनी चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए। एक छोटे से 5 रुपए के प्याले के लिए जब वो टूट जाता है तो अपने नौकर को किस तरह से लेखिका की बुआ पीटती है। और इसी कहानी में बताया गया है कि जब आखिर में जब उनकी बेटी बीमार पड़ती है और वो बाहर जाती है तो कैसे उनका हृदय कोमल हो जाता है जब 50 रुपये का सेट वाला एक कप टूट जाता है। तो ये इस कहानी में बताया गया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सब पर मानो बुआ जी का व्यक्तित्व हावी है। सारा काम वहाँ इतनी व्यवस्था से होता है जैसे सब मशीनें हों जो कायदे में बंधी बिना रुकावट अपना काम किए चली जा रही हैं। ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते, 1 घंटा मैदान में टहलते, उसके बाद चाय दूध होता, फिर अन्नू को पढ़ने के लिए बैठना होता। भाई साहब भी अखबार और ऑफिस की फाइलें देखा करते। 9 बजे ही नहाना शुरू होता, फिर कायदे से आकर मेज़ पर बैठ जाओ और खाना खाकर काम पर जाओ। सयानी बुआ का नाम वास्तव में ही सयानी था। क्या उनके सयानेपन को देखकर लोग उन्हें सयानी कहने लगे थे, सो तो मैं आज भी नहीं जानती, पर इतना अवश्य कहूँगी कि जिसने भी उनका यह नाम रखा वह नामकरण विद्या का अवश्य पारखी रहा होगा। बचपन में ही वे समय की जितनी पाबंद थी, अपना सामान संभाल कर रखने में जितनी पटु थी और व्यवस्था की जितनी कायल थी, उसे देखकर चकित हो जाना पड़ता है। कहते हैं जो पेंसिल वे एक बार खरीदती थी वह जब तक इतनी छोटी ना हो जाती कि उनकी पकड़ में भी ना आए तब तक उससे काम लेती थी। क्या मजाल कि वह कभी खो जाए या बार बार नोक टूटकर समय से पहले ही समाप्त हो जाए। जो रबड़ उन्होंने 4वीं कक्षा में खरीदी थी उससे 9वीं कक्षा में आकर समाप्त किया। उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता धारण करती गई और फिर बुआ जी के जीवन में इतनी अधिक घुल मिल गई कि उसे अलग करके बुआ जी की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। उनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे, जिसे सुनकर हम सभी खैर मनाया करते थे कि भगवान करे वे ससुराल में ही रहा करें, वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जनों का तो जीना ही हराम हो जाएगा। ऐसी ही सयानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा गया तो कल्पना कीजिए मुझ पर क्या बीती होगी। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं। पर पिताजी मेरी पढ़ाई के विषय में इतने सतर्क थे कि उन्होंने समझाकर, डांट कर, प्यार दुलार से मुझे राज़ी कर लिया और मुझे बाध्य कर दिया कि मैं उनके घर जाऊं। और भगवान का नाम गुहारते गुहारते मैंने घर से विदा ली और बुआ जी के घर पहुंच गई। इसमें संदेह नहीं कि बुआ जी ने स्वागत किया, पर बचपन से उनकी ख्याति सुनते सुनते उनका जो रौद्र रूप मन पर छाया हुआ था उसमें उनका प्यार कहाँ तिरोहित हो गया, मैं जान ही ना पाई। हाँ, बुआ जी के पति, जिन्हें हम भाई साहब कहते थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे और उनकी 5 वर्ष की पुत्री अन्नू। घर के इस नीरस और यंत्र चलित कार्यक्रम में अपने को फिट करने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा और कितना अपने आप को काटना छाटना पड़ा, यह मेरा अंतर्यामी ही जानता है। सबसे अधिक तरस आता था अनु पर। वह इस नन्ही सी उम्र में ही प्रौढ़ हो गई थी। न बच्चों का सा उल्लास, ना कोई चहचहाट, एक अज्ञात भय से वह घिरी रहती थी। घर के इस वातावरण में कुछ ही दिनों में मेरी भी सारी हंसी खुशी मारी गई।
यूँ बुआ जी की गृहस्थी जमे 15 वर्ष बीत चुके थे, पर उनके घर का सारा सामान देखकर लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा हो। कांच और चीनी के बर्तन आज भी ज्यों के त्यों थे, जबकि उसका उपयोग रोज होता था। बेचारे बर्तन भी स्वयं खड़े होकर वो साफ करवाती थी। क्या मजाल, कोई एक चीज़ भी तोड़ दे। एक बार नौकर ने सुराही तोड़ दी थी। उस छोटे से छोकरे को उन्होंने इस कसूर पर बहुत पीटा था। तोड़फोड़ से उन्हें सख्त नफरत थी। यह बात उनकी बर्दाश्त के बाहर थी। उन्हें बड़ा गर्व था अपनी इस सुव्यवस्था का। मैं मन ही मन कहा करती थी कि और चाहे जो भी हो, जो भी हाल होता भाई साहब का, हम सब मिट्टी के पुतले ना होकर कम से कम इंसान तो अवश्य हुए होते। बुआ जी की अत्यधिक सतर्कता और खाने पीने के इतने कंट्रोल के बावजूद अन्नू को बुखार आने लगा। सब प्रकार के उपचार कराने में पूरा महीना बीत गया, पर अन्नू का बुखार नहीं उतरा। अन्नू एकदम पीली पड़ गई। बुआ जी बहुत परेशान हो गई। बुआ जी के बह के कीटाणु दौड़ रहे हैं जो उसे ग्रसते जा रहे हैं। वह उनसे पीड़ित होकर भी भय के मारे कुछ तो कह नहीं सकती थी, बस सूखती ही जा रही है। आखिरकार डॉक्टरों ने कई प्रकार की परीक्षाओं के बाद यह राय दी कि बच्ची को पहाड़ पर ले जाया जाए और जितना अधिक उसे प्रसन्न रखा जा सके रखा जाए। पर सच पूछो तो बेचारी का मन बचा ही कहाँ था। भाई साहब के सामने एक विकट समस्या थी। बुआ जी के रहते यह संभव नहीं था। भाई साहब ने शायद सारी बात डॉक्टर के सामने रख दी। तभी डॉक्टर ने कहा कि माँ का साथ रहना ठीक नहीं होगा। बुआ जी ने सुना तो बहुत आनाकानी की, पर डॉक्टर की राय के विरुद्ध जाने का साहस वे नहीं कर सकी और मन मारकर वहीं रही। ज़ोर शोर से अन्नू के पहाड़ के जाने की तैयारी शुरू हुई। पहले दोनों के कपड़ों की लिस्ट बनी, जूतों की, मौजों की, गर्म कपड़ों की, ओढ़ने बिछाने के सामान की, बर्तनों की। हर चीज़ रखते समय वो भाई साहब को सख्त हिदायत कर देती थी कि एक भी चीज़ खोनी नहीं चाहिए। देखो ये फ्रॉक मत खो देना, 7 रुपये मैंने इसकी सिलाई दी है। ये प्याले मत तोड़ देना, 50 रुपये का सेट बिगड़ जाएगा। और हाँ, गिलास को तुम तुच्छ समझते हो ना, उसकी परवाह ही नहीं करोगे। पर देखो यह 15 बरस से मेरे पास हैं और कहीं खरोच तक नहीं है, तोड़ दिया तो ठीक ना होगा। प्रत्येक वस्तु की हिदायत के बाद वे अन्नू पर आई। किस दिन किस समय क्या खाएगी उसका मेनू बना दिया, क्या पहनेगी सब कुछ निश्चित कर दिया। मैं सोच रही थी कि यहाँ बैठे बैठे ही बुआ जी ने उन्हें ऐसा बांध दिया कि बेचारे अपनी इच्छा के अनुसार क्या खा करेंगे। सब कुछ कह चुकी तो ज़रा आदर सब्र में मैं बोली, कुछ अपना भी ख्याल रखना, दूध फल बराबर खाते रहना। जाने तुम लोग मेरे बिना कैसे रहोगे, मेरा तो मन ही नहीं मानता। हाँ, चिट्ठी रोज़ डाल देना। आखिर वह क्षण भी आ पूछा जब भाई साहब एक नौकर और अन्नू को लेकर चले गए। बुआ जी ने अन्नू को खूब प्यार किया, रोई भी। रोना उनके लिए नई बात नहीं थी। उसी दिन पहली बार लगा कि उनकी भयंकर कठोरता में भी कहीं कोमलता छिपी है। जब तक तांगा दिखाई देता रहा वे उसे देखती रही। उसके बाद कुछ क्षण निर्जीव सी होकर पड़ी रही, पर दूसरे ही दिन घर से फिर वैसे ही चलने लगा। भाई साहब का पत्र रोज़ आता था जिसमें अन्नू की तबीयत के समाचार होते थे। बुआ जी भी रोज़ एक पत्र लिखती थी जिसमें अपनी उन मौखिक हिदायतों को लिखित रूप में दोहरा दिया करती थी। पत्रों की तारीख में अंतर रहता था। मेरे तो मन में आता कि कह दूं, बुआ जी रोज़ पत्र लिखने का कष्ट क्यों करती हैं। भाई साहब को लिख दीजिए कि एक पत्र गत्ते पर चिपकाकर पलंग के सामने लटका लें और रोज़ सवेरे उठकर पढ़ लिया करें। पर इतना साहस नहीं था कि यह बात कह सकूं। करीब 1 महीने के बाद एक दिन भाई साहब का पत्र नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। अब बुआ जी को बड़ी चिंता होने लगी। उनका मन किसी काम में नहीं लगने लगा। तीसरा दिन भी निकल गया। अब तो बुआ जी की चिंता का पार नहीं रहा। वो रात भर मेरे कमरे में आकर सोई।
पर सारी रात दुख सौपन देखती रही और रोती रही। वे बार बार कहती कि उन्होंने सौपन में देखा है कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अनु साथ नहीं है, उनकी आंखें भी लाल हैं। और वो फूट फूट कर रो पड़ती। मैं तरह तरह से उन्हें आश्वासन देती, पर वे बस कुछ सुन नहीं रही थी। मेरा मन भी बुआ जी की दशा देखकर बड़ा दुखी हो रहा था। तभी नौकर ने आकर भाई साहब का पत्र ला कर दिया। बड़ी व्यग्रता से उन्होंने उसे खोला और पढ़ने लगी। मैं भी सांस रोककर बुआ जी के मुंह की ओर देख रही थी। एकाएक पत्र फेंककर सीट पीटती बुआ जी चीख पड़ी। मैं धक्सी रह गई। आंखों के सामने अनु की भोली सी नन्ही सी तस्वीर घूम गई। क्या अनु सचमुच ही संसार में नहीं है? ये सब कैसे हो गया? मैंने साहस करके भाई साहब का पत्र उठाया। लिखा था, प्रिय सयानी, समझ नहीं आता किस प्रकार तुम्हें पत्र लिखूं, किस मुंह से तुम्हें ये दुखद समाचार सुनाऊं। फिर भी रानी, तुम इस चोट को धैर्यपूर्वक सह लेना। जीवन में दुख की घड़ियां भी आती हैं और उन्हें साहसपूर्वक सहने में ही जीवन की महानता है। यह संसार नश्वर है, जो बना है वह एक ना एक दिन मिटेगा ही। शायद इस तथ्य को सामने रखकर हमारे यहाँ कहा है कि संसार की मोह माया से रखना दुख का मूल है। तुम्हारी इतनी हिदायतों के और अपनी सारी सतर्कता के बावजूद मैं उसे नहीं बचा सका। इसे अपने दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहूँ। यह सब कुछ मेरे ही हाथों होना था। आंसू भरी आंखों के कारण शब्दों का रूप अस्पष्ट से अस्पष्टतर होता जा रहा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। अपने जीवन में यह पहला अवसर था जब मैं इस प्रकार किसी की मृत्यु का समाचार पढ़ रही थी। मेरी आंखें शब्दों को पार करती हुई जल्दी जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर जा पड़ी। धैर्य रखना मेरी रानी, जो कुछ हुआ उसे सहने की और भूलने की कोशिश करना। कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपये वाले सेट के दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। अनु अच्छी है, शीघ्र ही हम लोग रवाना होने वाले हैं। 1 मिनट तक मैं हतबुद्धि सी खड़ी रही। समझ ही नहीं आई कि ये क्या से क्या हो गया। ये दूसरा सदमा था। जो ही कुछ समझी, मैं ज़ोर से हंस पड़ी। किस प्रकार मैंने बुआ जी को सत्य से अवगत कराया, वह सब मैं कोशिश करके भी नहीं लिख सकूंगी, पर वास्तविकता जानकर बुआ जी भी रोते रोते हंस पड़ी। 5 आने की सुराही तोड़ देने पर नौकर को बुरी तरह से पीटने वाली बुआ जी 50 रुपये वाले सेट के प्याले टूट जाने पर भी हंस रही थी। दिल खोल कर हंस रही थी, मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? आशा करती हूँ आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। जैसा हम सोचते हैं कभी कभी वैसा नहीं होता। हम लोगों को उनके कार्य शैली के देखते हुए हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो बहुत कठोर होंगे या वो बहुत ही विनम्र होंगे, ऐसे हम अनुमान लगा लेते हैं। पर जब हम धीरे धीरे उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं, तब हमें उनका व्यक्तित्व पता चलता है कि वो अंदर से कितने कोमल हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं, अगली कहानी फिर मैं आपके सामने लेके आऊँगी। तब तक मेरे इस चैनल को बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।